गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। ये आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। आज के टॉप 30 क्वेश्चंस के पहले एमसीक्यूज देखिए। Which of the following acids is found in vinegar? यानी निम्न में कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब से पूछा गया है कि सिरके में कौन सा पाया जाता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा आदि में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये रॉन्ग हो जाए। बी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके का ही रूप होता है, यानी सिरके को हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, ये COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो यानी कि एसिटिक एसिड तो फार्मूला CH3COOH हो जाएगा और यही सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड ये मिल्क में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो हमें थकान भी महसूस होने लगती है। सी ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ये डिसइंफेक्टेंट के लिए प्रयोग किया जाता है और HCl हमारे शरीर में आवश्यक के अंदर भी पाया जाता है। डी ऑप्शन बी गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? देखिएगा, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, बी लिपिड्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है हम कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका का बाह्य आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका मेन कंपोनेंट क्या होगा? प्रोटीन। यही प्रोटीन को प्रोटीन ये देखिए ऊर्जा में स्फूर्त होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन से जो शरीर में फूड होती है उसके निर्माण में प्रयोग की जाती है। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स कोशिका झिल्ली का मेन घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा में स्फूर्त होता है। न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, आरएनए जो भी आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स हो जाएगा। लिपिड्स कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a property of metals? यानी मेटल्स का निम्न में से कौन सा गुण है? मेटल्स यानी धातु का निम्न में कौन सा गुण है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये ऊष्मा के खराब चालक होते हैं? नहीं, मेटल ऊष्मा के खराब चालक नहीं होते हैं, बल्कि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। क्योंकि जो सोना, चांदी और कॉपर, एल्यूमिनियम ये सभी धातुएं हैं और इन्हीं से ऊष्मा का अच्छे तरीके से प्रभाव होता है। तो ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो ये नहीं होगा पहले में, यानी नोट सी लचीलापन, तन्यता। इनमें तन्यता पाई जाती है जी। तो धातु में तन्यता पाई जाती है। और जो सोना है, अगर हम 1 ग्राम सोना को ले तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना लचीला होगा। ठीक है, तो ब्राइटल, ब्राइटल यानी भंगुर नहीं, मेटल्स भंगुर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, यानी कठोर होते हैं, उनमें स्ट्रांगनेस पाई जाती है। तो ये आसानी से टूटते नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टर्स यानी चमकदार नहीं होते हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। चमकदार होने के कारण ही इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज बनाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, इनसे ज्वेलरी बनाई
किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है बच्चों। मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, पूर्ण हीट, उष्मा की खराब चालक नहीं होते, वैल्यूएबल, जी हाँ ये परत पाई जाती है, लचीले होते हैं, राइटर नहीं होंगे, अंकुर नहीं होंगे, नॉनस्टर यानी चमकदार नहीं होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी गलत होती है, वो चमकदार होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूएबल यानी सी या परत भी कह सकते हैं। Question number 4. Which of the following compounds is used as a preservative in food? निम्न में से कौन सा यौगिक भोजन में संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिएगा कौन सा यौगिक भोजन में संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बेंजोएट, सी कैल्शियम क्लोराइड एंड डी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए भोजन में संरक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है, सोडियम बेंजोएट, जी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग इसमें करते हैं भोजन भोजन में संरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, कैल्शियम मोनोसोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, which of the following is not an element, which of the following is not an element, निम्न में कौन सा एक क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय धातु नहीं है। देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए निम्न में से क्षारीय धातु कौन सी नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लिथियम भी क्या है, एक क्षारीय धातु है, सोडियम भी क्षारीय धातु है और पोटेशियम भी क्षारीय धातु। क्षारीय धातु कौन सी नहीं, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, जो लिखेगा ऑप्शन नंबर ए CH4, बी C2H6, C CH3OH and D C3H8। एक कार्बन यानी ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन। C2H6 ये मीथेन होता है, CH3OH होता है मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथेनॉल भी कहते हैं इसको, मेथेनॉल क्या कहते हैं बच्चों, मेथेनॉल। ठीक है, या मेथिल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और ऑल समूह लगा है, OH यानी कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल हो जाएगा। C3H8 ये क्या है, ये प्रोपेन होगा, प्रोपेन। तो हमसे पूछा गया है मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CH4 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन, यानी CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बी ऑप्शन ये इथेन हो गया, ये मेथेनॉल और ये प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a diatomic molecule, यानी निम्न में से कौन सा द्वि अणु मॉलिक्यूल है। ठीक है, द्वि अणु यानी इसमें दो अणु। देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए द्वि अणु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 से और क्लोरीन को Cl2 से। ये सभी क्या है, ये द्वि अणु होते हैं। ठीक है, द्वि अणु यानी दो अणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी NN मिलकर बन जाता है, क्लोरीन Cl मिलकर बन जाता है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ये तीनों ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन डाइऑटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इन प्रयोग सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which of the following is the least reactive element, निम्न में कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है, कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। देखिएगा
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन एंड डी नाइट्रोजन। सबसे कम रिएक्टिव है देखिएगा ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इस पर माइनस का चार्ज होता है। हीलियम, हीलियम H ही, हीलियम कैसा है, ये अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, या आदर्श गैस भी कहते हैं इसको, नोबल गैस, क्योंकि इसका अंतिम शेल जो होता है से भरा होता है और ये किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीलियम इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। क्लोरीन Cl माइनस, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन N-3, ये तीन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं। और हीलियम इसका स्ट्रक्चरल रूप से भरा होता है, ये स्थायी होते हैं, स्टेबल होने के कारण ये रिएक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the most abundant gas in the earth's atmosphere? देखिए, which of the following is the most abundant gas in the earth atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा मतलब सबसे अधिक मात्रा में। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल पे एटमॉस्फेयर में देखिए ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। बाकी जो गैसेस होती है वो सभी 1% होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सभी क्या होगी 1% में पाई जाती है। तो सबसे अधिक की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 5, डी 7। ठीक है, तो पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 5 एंड डी 7। देखिएगा लेमन जूस कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है, यानी स्वाद में खट्टा होता है, यानी सॉर टेस्ट होता है। और खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 जो है डी ऑप्शन ये न्यूट्रल होगा, 5 कम अम्लीय होगा, 3 और भी कम अम्लीय होगा और 1 सबसे कम और सॉरी सबसे अधिक अम्लीय होगा। मतलब घटते क्रम में जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो 5 और कम अम्लीय, 3 थोड़ा और ज्यादा अम्लीय होगा, तो 1 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेमन जूस क्या हो जाएगा? मीडियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 पीएच मान किसका होगा बच्चों? लेमन जूस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, which of the following is the chemical formula of baking soda? बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी NaSO3, सी NaOH एंड डी K2SO4। ठीक है, देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। NaSO3 ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और K2SO4 ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या होगा बच्चों? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अब हमसे पूछा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि होता है खाने का सोडा, और खाने के सोडा का फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों? NaSO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो नाम होता है केमिकल नेम वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the main element found in the proteins?
प्रोटीन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? देखिए प्रोटीन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होता है जी। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व होता है, ऑक्सीजन भी नहीं। ऑक्सीजन किसमें हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन राइट होगा, यानी नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट फाउंड इन प्रोटीन, यानी नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर? वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। एयर की बात हो रही है, हवा की। हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा वही क्या होगा? मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, यानी मुख्य घटक होगा। देखिए ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, और बाकी जो बचे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वो दोनों 1% में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन होगा। इसलिए नाइट्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यानी नाइट्रोजन वायुमंडल का मुख्य घटक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, और इसकी परसेंटेज कितनी होगी बच्चों? 78%। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का भी मेन एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड? निम्न में कौन सी अम्लों की विशेषता है? तो अम्लों की विशेषता की बात हो रही है। अम्ल कैसे होंगे? देखिए ए ऑप्शन सॉल्ट टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। जी हाँ, स्वाद में खट्टे होते हैं। बिटर टेस्ट, स्वाद में कड़वे होंगे? नहीं, अब स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं। स्लीपरी फील, ये कैसे होते हैं? स्लीपरी होते हैं, चिकने होते हैं? नहीं। तो एसिड्स स्लीपरी फील नहीं होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं? नहीं। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है बच्चों? क्षार करता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स होते हैं, क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट टेस्ट। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which of the following gases is used in the production of ammonia? निम्न में कौन सी गैस अमोनिया के उत्पादन में प्रयोग की जाती है? तो अमोनिया के उत्पादन में कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी? देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया, देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है बच्चों, कई बार बता चुके हैं, NH3 होता है। क्या होता है? NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया के उत्पादन में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी? ऑक्सीजन, ये तो होगी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगी। अब बचे बी और सी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है? ये नाइट्रोजन की बैलेंस को पूर्ण करता है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे बचा हमारा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन से अमोनिया का उत्पादन होता है, या अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन वो करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए C6H12O6, C6H6O6, C5H10O5, C2H4O2, ठीक है।
देखिए ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है C6H6O6, ये नहीं होगा। C5H10O5, ये भी नहीं होगा। C2H4O2, ये भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is not a property of base? क्षारों की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए कौन सी क्षारों की विशेषता नहीं है। देखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, बिटर टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे होते हैं। जी हाँ, बेस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पर बेस यानी क्षार की बात हो रही है। सिलिब्रिल, ये कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, फिसलनदार होते हैं। जी हाँ, बेस फिसलनदार होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जी हाँ, बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नहीं, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? अम्ल करते हैं। ठीक है, जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया जाएगा तो कैसे हो जाएगा? लाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बेस की प्रॉपर्टी नहीं है। और हमसे यही पूछा था कि बेस की प्रॉपर्टी निम्न में से कौन सी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों गलत। ठीक है, जहां पर नॉट लगा होता है वहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is an example of an ionic bond? निम्न में से कौन सा आयनिक बॉन्ड का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के उदाहरण की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला जो होता है NaCl होता है। वाटर AH2O होता है। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NaCl, जब हम NaCl को तोड़ेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस होता है, क्योंकि सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को त्याग देगा और दोनों ही अपने आपको कैसे कर लेंगे? स्थायी कर लेंगे, यानी इनके स्पेक्ट्रम रूप से भर जाएंगे। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इस पर एक नेगेटिव आयन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड इसका आंसर होगा। वाटर यानी जल, जल में देखिए क्या होगा? HO और H, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप कर लेते हैं और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। और नाइट्रोजन में देखिए क्या होगा? नाइट्रोजन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, इसमें बॉन्ड बनेगी। तो H2O में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन O2 में डबल बॉन्ड और N2 नाइट्रोजन में यानी ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये तीनों ही कैसे होते हैं? ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड के उदाहरण हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is a property of water? निम्न में कौन सी जल की विशेषता है? तो जल की विशेषता की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए कौन सी विशेषता है जो जल की है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? उच्च होता है। देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना उच्च होगा?
डिग्री सेल्सियस, ये हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलनांक, ठीक है। गुड सॉल्वेंट, गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों क्या होता है, ये जमने लगता है, ठीक है। गुड सॉल्वेंट यानी अच्छे विलायक होते हैं, अच्छे विलायक होंगे। देखिए हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट कुछ गलनांक पर ये, ठीक है। और गुड सॉल्वेंट, जल एक सबसे अच्छा विलायक, जल क्या होता है सबसे अच्छा विलायक होता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पदार्थ घुल जाते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसकी तीनों प्रॉपर्टी जो ए बी सी है वो सभी क्या होगी, जल की होगी, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखिए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का है, ठीक है, यानी पूछा गया है। देखिए ए ऑप्शन 4, बी 6, सी 8, डी 10। देखिए 4 पर क्या होता है जानते हैं, बोरान, क्या होता है बोरान, ठीक है। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम, बोरान होता है 5 पर, 6 पर क्या होगा, 8 पर ऑक्सीजन, 10 पर नीम, ठीक है। 4 पर होता है बेरिलियम, 6 पर कार्बन, 8 पर ऑक्सीजन और 10 पर नीम, ठीक है। अभी हमसे पूछा है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो कार्बन का परमाणु 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि हम 1 से लेकर 30 तक के जो फॉर्मूले हैं, जो प्रतीक है, सिंबल है, उसको याद करिए, साथ ही से है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए फिर आ गया एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखिए 6, 6 पर क्या होगा कार्बन, 8 ऑक्सीजन, 10 नियोन, सिक्स पर हो जाएगा बच्चों कार्बन, 6 पर 6 पर कार्बन, 8 पर ऑक्सीजन, 10 पर नियोन और 12 पर मैग्नीशियम, ठीक है। ये पर होंगे। अब हमसे पूछा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन किया जाए देखिए क्या होता है जो 8 यानी इसके अंतिम कोश में बाह्य शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जा रही है, तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से ग्रहण कर लेता है, और इस पर एक क्या आ जाता है, इसका कुछ चार्ज आ जाता है, यानी ऋण, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8, ये एटॉमिक नंबर का ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is the lightest element, निम्न में कौन सा सबसे हल्का है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है। तो सबसे हल्के तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनको होंगे नहीं। अब बचे हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम भी हल्की गैस है और लेकिन यहाँ पर सबसे हल्के की बात हो रही है, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और पीरियोडिक टेबल पर आया, ठीक है। हीलियम को वैलेंस में भरा जाता है, ये हल्की गैस होने के वैलेंस में भरी जाती है, और इससे वैलेंस होते हैं ये, ठीक है।
तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हीलियम सबसे हल्की गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is found in citrus fruit like lemon and orange? यानी निम्न में कौन सा फल खट्टे फल जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है? जो खट्टे फल है जैसे नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, खट्टे पदार्थों में सिट्रिक एसिड, देखिए सिट्रिक एसिड ये खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू, एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। ठीक है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अपने शरीर के अंग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड। ठीक है। सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है। देखिए यहाँ पर सिट्रस है, सिट्रस से ये बना है सिट्रिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? निम्न में शुद्ध पानी का पीएच मान कितना है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 0, बी 7, सी 14, डी 10। शुद्ध वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच 0, 0 क्या होगा? ये एसिडिक होगा। कैसे होगा बच्चों? एसिडिक होगा यानी 7 न्यूट्रल होता है और शुद्ध पानी, शुद्ध जल होता है वो भी कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। ये इसका मतलब ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट। सर 14 क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है, एल्कली होगा। 10 भी क्या होगा? एल्कली। ठीक है। अब 0 एसिडिक, 14 एल्कली, 10 भी एल्कली, क्षारीय। ठीक है। प्योर वाटर क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है। इसका पीएच मान कितना होगा? जो 7, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is a noble gas? इनमें कौन सी एक दुर्लभ गैस या आदर्श गैस है? ठीक है। आदर्श गैस, आदर्श गैस एक अक्रिय गैस भी होती है, एक गैस भी होती है। ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और क्लोरीन। ऑक्सीजन एक कैसी है? रिएक्टिव गैस है, क्योंकि ये इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर पार्टिकल से, एलिमेंट से ग्रहण कर लेता है। ये क्या करता है? क्रिया। ठीक है। नाइट्रोजन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन कमी होती है और ये भी क्रिया करता है। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है और इसके लास्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण रूप से भरा होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होने के कारण ये नॉन रिएक्टिव भी होगा और इसको ही क्या कहते हैं बच्चों? नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लोरीन, क्लोरीन पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत होंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। हीलियम इज द नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखिए which of the following molecules is an example of covalent bond? निम्न में कौन सा अणु सहसंयोजी बंध का है? सहसंयोजी बंध का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, बी वाटर, सी पोटेशियम ब्रोमाइड एंड डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। ठीक है। आपस में इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है? पार्टनरशिप हो जाती है और ये क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl में Na++Cl- होता है। इसमें सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, जैसा होगा आयनिक बॉन्ड। जी मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लीजिए, हम भी देख लीजिए, MgO Mg+2 प्लस O-2, यानी मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और Mg पर +2 चार्ज हो जाएगा, मैग्नीशियम पर भी, सॉरी मैग्नीशियम पर +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाता है, और ये भी आयनिक बॉन्ड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये होता है KBr, बच्चों KBr, KBr यानी ये K प्लस प्लस Br माइनस, इस पर टूटता है K प्लस प्लस Br माइनस, यानी पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देता है और ये क्या बना देता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब बचा वाटर, वाटर यानी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, और यही वाटर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होगा। ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ऑप्शन नंबर बी, वाटर। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड भी आयनिक बॉन्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयनिक बॉन्ड के उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन यानी पानी या जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखिए व्हाट इज द सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम के लिए कौन सा प्रतीक है, देखिए एस, एस क्या होता है, सल्फर, Na होता है सोडियम, SO ये सोडियम होता है, सोडियम होता है, यहाँ पर सोडियम के लिए एस नहीं होगा, हालांकि ये एस से स्टार्ट होता है, लेकिन सोडियम का एस नहीं होता है, Na होता है। ठीक है, सोडियम को नेट्रियम भी कहते हैं, वहीं से लिया गया है Na, सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, नेट्रियम से ही इसका जो प्रतीक है वो लिया गया है Na। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, Na, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, What is the main element in the human body? Why mass? मानव शरीर में सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, देखिए मानव शरीर में सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। देखिए हमारे शरीर के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तब ऑक्सीजन के बिना हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हमें श्वसन सांस मिलती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के द्वारा ही मिलती है। तो इसका मतलब जो मेन एलिमेंट हमारे शरीर का कौन सा हो जाएगा, जो ऑक्सीजन इज द मेन एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कार्बन इसकी भी आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो इसलिए राइट आंसर तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रमुख तत्व है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मींस होता है इसमें एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो पुनः उसको पानी वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसी को हम रासायनिक यानी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम बर्फ को पिघला दें तो ये जल बन जाता है, और जल को जब फ्रीज कर देंगे तो ये पुनः क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी इसको हम वापस अपनी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज का नहीं होगा, ये होगा फिजिकल चेंज का। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल को अगर हम गर्म करें तो ये क्या बन जाती है, भाप बन जाती है, और भाप को, वेपर को हम पुनः क्या करें, ठंडा करें। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है बच्चों,
जल बन गया, यानी पुनः उसको जल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। और वेपर से जल बनाने के लिए क्या करते हैं, गैस से लिक्विड बनाने के लिए कंडेंसेशन की क्रिया संघनित की क्रिया। बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जलना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख में बदल जाता है। हाँ, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी बर्निंग वुड एक केमिकल चेंज का उदाहरण था। डी ऑप्शन डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, यानी जल में नमक का घुलना, नमक जब घुलेगा तो घुल जाएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो प्राप्त किया जा सकता है। केमिकल चेंज करके तो केमिकल चेंज का एग्जांपल पूछा गया है बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जल, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the least reactive metal? इनमें से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? सबसे कम क्रियाशील है, और ये क्वेश्चन ठीक है। पहला ऑप्शन पोटेशियम, बी सोडियम, सी गोल्ड और डी कैल्शियम। पोटेशियम को हम के से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं और गोल्ड को Au से लिखते हैं और कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम क्रियाशील धातु। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, गोल्ड कैसा है? ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्या है? सबसे अच्छा चालक है, गोल्ड सबसे अच्छा चालक है। तो पोटेशियम भी गलत हो जाएगा, सोडियम को कैल्शियम भी गलत हो जाएगा। तो Au यानी गोल्ड, ठीक है, Au यानी और भी बोलते हैं इसको, या गोल्ड या सोना। ठीक है, तो सोना सबसे कम क्रियाशील धातु मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको याद कर लीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार, ताकि आपकी जो परीक्षा है बीएससी डिफेंस एग्जाम की, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।